विकास जी, आयुर्वेद और एलोपैथी में क्या डिफरेंस है? देखिए जी, आयुर्वेद है जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, प्राकृतिक चीजों से जो आपका ट्रीटमेंट करे, आधुनिक रसायन से, आधुनिक विज्ञान से और सर्जरी के माध्यम से जो आपका इलाज करे वो है एलोपैथ है। आयुर्वेद जड़ है हमारी, मानव की जीवन की लगा लीजिए या पूरे सृष्टि की लगा लीजिए। आयुर्वेदिक के नाम पर इन बीमारियों का डर दिखाकर हजारों रुपए की लूट भी हो रही है, कई दुकानें खुल गई हैं आजकल। मेरा मानना है कि जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई उसी समय आयुर्वेद की शुरुआत हुई। जानवर भी अपने आप को जड़ी बूटियों से, प्राकृतिक वाली चीजों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। प्रकृति के जितना आप करीब रहोगे उतनी आपकी आयु लंबी होगी। भाई आयुर्वेद के नाम पे नहीं, लोगों को बीमारियों का भय दिखा करके, भाई ये बीमारी तो आपकी लाइलाज है जी, इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं हो। जब अज्ञानी लोग होते हैं जिनको आयुर्वेद के बारे में कुछ पता नहीं, भस्मों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, भस्म का भय भी वो नहीं जानते और वो भस्में देने लग जाते हैं। वो ऐसी ऐसी धातुएं आपको दे देते हैं जिससे आपकी लीवर किडनी फेलियर होने के 100% चांस होते हैं। एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्या दोनों साथ चल सकते हैं या एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं? विरोधी बिल्कुल नहीं है, एलोपैथी आयुर्वेदिक साथ चल सकती हैं। ये चीजें आपको 2 दिन में ठीक नहीं कर सकती, ऐसा कोई भी जादू मंत्र नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन ये जादू मंत्र से कम भी नहीं है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं। एक खुद शुगर का पेशेंट है, उसके घर में डिप्रेशन के पेशेंट हजारों हैं, नींद की गोली खा के वो सोता है, उसके बगैर उसको नींद नहीं आती। अगर वो पेशेंट आपको बोले कि मैं शुगर ठीक करता हूँ, दावा करता है, खुद पर्दे के पीछे एलोपैथी दवाइयों का सहारा लेता है शुगर ठीक करने के लिए, तो ऐसे लोगों से आपने बचने की जरूरत है। सबसे पावरफुल रसायन क्या है सबसे पावरफुल जो आप खुद भी लेते हैं? सच बताना। ये आपने भी पूछा च्यवनप्राश है, तो सबसे पावरफुल रसायन च्यवनप्राश ही है। दुनिया में सिर्फ आयुर्वेद ही बचे तो सबसे पहले कौन सी बीमारी खत्म होगी? सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी जी, कोई बीमारी ही नहीं रहेगी। नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त जोगिंदर बीरवाल और उस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐसी शख्सियत जो कि इस दौर के अंदर एलोपैथी की टक्कर में आयुर्वेद को जो है ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को स्वस्थ रखने का जो है उन्होंने बीड़ा उठाया। और वो बीड़ा क्या कि उनका पहला ही एक स्लोगन दिया है, पहला सुख निरोगी काया। विकास जी, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपका और आपके सभी दर्शकों का बीरवाल जी ओम आयुर्वेदा संस्थान में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है ओम आयुर्वेदा की तरफ से। विकास जी, आज 2026 चल रहा है, ऐसे में एलोपैथिक का दौर है, तो आपने आयुर्वेद को ही क्यों चुना? बता दें कि 2026 से नहीं, सन 1958 से हमारे दादाजी ने इसकी शुरुआत की थी और हमें लगा कि हमें भी इसी फील्ड में जाना चाहिए, यहीं काम करना चाहिए और आगे उनकी जो परंपराएं हैं उनको हमने आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए हम इस कड़ी में लगे हुए हैं तीसरी पीढ़ी से। 1958 का आपने जिक्र किया कि आपके दादाजी एक वैद्य थे, गांव के अंदर पुरानी पद्धति से चिकित्सा का सिस्टम करते थे, लेकिन आयुर्वेद क्या है? देखिए जी, आयुर्वेदिक है, पहली तो बात करें तो आयुर्वेद जड़ है हमारी, मानव की जीवन की लगा लीजिए या पूरे सृष्टि की लगा लीजिए। उसकी अगर वैसे हम किताब भी अगर ज्ञान पढ़ते हैं तो हमें लिखा मिलता है कहीं 5000 साल पहले आयुर्वेद की शुरुआत हुई, कहीं हमें लिखा मिलता है 8000 साल पहले आयुर्वेद की शुरुआत हुई। लेकिन जो मेरे खुद के अनुभव और मेरा अध्ययन है, मेरा मानना है कि जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई उसी समय आयुर्वेद की शुरुआत होगी। क्योंकि हम देखते हैं जानवर भी कई बार हम देखते हैं कि उनको कोई दिक्कत होती है। कई बार आपने किसी कुत्ते को भी आपने देखा होगा, मैंने कई बार ऐसा ध्यान किया, अध्ययन किया कि जब उनको उफारा या उनको वोमिटिंग करनी होती है तो घास चबा लेते हैं, ज़्यादा पेट भर लेते हैं घास से और फिर एकदम से वोमिटिंग आ जाती है और वो अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। जानवर भी अपने आप को जड़ी बूटियों से, प्राकृतिक वाली चीज़ों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर भाग दौड़ भरी जिंदगी में या हम इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते। कई बार आपने पक्षियों में भी ऐसा देखा होगा। ऐसा ही मनुष्य का है, मनुष्य को जब भी कोई दिक्कत बीमारी उसको आई तो उसने अपना ट्रीटमेंट, जो उपचार उस समय जड़ी बूटियों से, जो प्राकृतिक चीज़ें थी, उस समय जंगल थे चारों तरफ, मतलब कोई ऐसी शहर आबादी तो थी नहीं जी, जी, तो उसने अपना उपचार इन चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ों से, जड़ी बूटियों से किया।
तो उसको ही हमने आयुर्वेद का नाम दे दिया। धीरे धीरे आयुर्वेद का विस्तार हुआ, आयुर्वेद में अध्ययन हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने आयुर्वेद को और गहनता से पढ़ा, किस जड़ी बूटी का, किस चीज़ का क्या लाभ हो सकता है, उसका अध्ययन किया और आयुर्वेद को 3 चरणों में बांट दिया। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष जिनको हम बोलते हैं। उसके द्वारा ही हम आयुर्वेद में आज के दौर जो मॉडर्न आयुर्वेद है उसमें वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने का काम करती हैं। उन्हीं औषधियों के ऊपर हम काम करते हैं, वही औषधियाँ हम प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस आयुर्वेद जैसे जैसे मॉडर्न हुआ उसमें भस्म में भी आई और तरह तरह के और भी रसायनों का उसमें यूज होने लग गया, ताकि और अधिक बेहतर आपको ट्रीटमेंट मिल सके। विकास जी, आपने कहा कि आयुर्वेद एक पुरानी पद्धति है। जो जानवर थे, पशु थे, वो भी अपना इलाज स्वयं कर लेते थे, अभी भी करते हैं जी। भाई आपने कहा कि डॉगी अगर उसको अफारा हो गया, कब्ज होगी, कोई दिक्कत होगी तो घास खा ली तो वो मीटिंग वो शुरू कर देता है। उनको ज्ञान कहाँ से मिला? फिर मनुष्य के तो चलो गुरु हो गए, उनके चिकित्सक वैद्य बन गए, वो कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आप देखिए, कोई भी पशु पक्षी है, रास्ते में बैठे हैं, आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं, आप हॉर्न दोगे, वो रास्ते से उठ के साइड में हो जाता है, तो उसको ज्ञान कहाँ से आया? तो आपने उसको सिखाया थोड़ी ना, उसकी क्लास थोड़ी ना आपने लगाई है कि भाई जब कोई गाड़ी आपके सिर पे आगे खड़ी होगी और हॉर्न दे रही है तो आपने हटना है, साइड में रास्ता देना है उसको निकलने के लिए। तो ये चीजें प्राकृतिक हैं, ये गॉड गिफ्टेड हैं सभी जीव जंतुओं में, यानी जेनेटिक पद्धति से चल रहे हैं। हाँ, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज की जेनेटिक कह लीजिए या गॉड गिफ्टेड ये चीजें कह लीजिए कि हर पशु पक्षी को पता है। इसमें एक चीज और भी ऐड हो सकती है विकास जी, इसमें बात आती है कि जो जानवर होते हैं वो सिप सिप करके पानी को पीते हैं अपनी जीभ से या जुबान से, और इंसान जो है गिलास भरा और एकदम से पी गया, क्या चेंजिंग है वो? हाँ, वो आप ये तो नॉर्मल है, ये बातें चलती भी हैं कि भाई अगर इंसान जीभ से या सिप सिप करके अगर पानी पीता है तो वो उसमें हमारी लार मिक्स होती है, पानी धीरे धीरे हमारे पेट में जाएगा, उससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होगा। लेकिन हम एकदम अगर पानी का टक्के पिएंगे तो सीधा हमारे मास्टर पे डलेगा, जिससे हमारे जॉइंट्स में भी दिक्कत रहती है। आजकल हम देखते हैं कि जॉइंट्स के बड़े पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनको मना भी करते हैं कि एकदम पानी नहीं पीना, खड़े होकर कोई भी लिक्विड चीज़ आपने नहीं लेनी। तो उसका मेन कारण यही होता है कि जो एकदम आपकी शरीर की जो अग्नि होती है, जिसको हम जठर अग्नि भी बोलते हैं, अगर वो आपके पेट की एकदम कोई चीज़ आपके शरीर में जाती है तो जाहिर सी बात है नुकसान करती है, कोई भी फायदा करने की बजाय। अब यहाँ भी हम कहीं भी मान लो बैठे हैं, अब हमने गर्मी ले रहे हैं या ठंड ले रहे हैं, एकदम से अगर हम इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमें एकदम से गर्मी महसूस होगी और हम असहज हो जाएंगे यहाँ बैठने के लिए। लेकिन अगर उसको ही हम धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम काफ़ी देर तक अपने आप को मेंटेन भी रख लेंगे और थोड़ी देर में हमारी बॉडी शायद उस टेम्परेचर को सहन करने लायक भी हो जाए और हमें पता भी ना लगे। तो यही हमारा शरीर अंदर से है। अगर आप शरीर को एकदम से कोई चीज़ दोगे तो शौक की तरह उलेगा, अगर शरीर को धीरे 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 आप हैबिट कोई चीज़ की बना लेते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो आपको इतना नुकसान नहीं देती चीज़ें। विकास जी, अक्सर सुनने में आता है कि जब भी कोई पशु जानवर बीमार होता है वो खाना पीना छोड़ देता है और 2-3 दिन में रिकवरी हो जाती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, बहुत सारे जीव जंतुओं को आप देखते हैं। देखिए, जो भी जीव जंतु हैं जो पालतू हैं, चलो उनके लिए तो हम डॉक्टर वगैरह अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जो जंगली जानवर हैं उनको कौन डॉक्टर मिलता है? वो भी तो जीते हैं, उनकी नेचुरल लाइफ जीते हैं। वो आप देखते हो बीमारियों से बहुत कम मरते हैं जंगली जानवर। बिल्कुल, उसका भी रीजन यही है कि वो प्रकृति के जितना आप करीब रहोगे उतनी आपकी आयु लंबी होगी। हाँ, ये है कि एक जीवों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए एक जीव दूसरे जीवों को खाता है जंगलों में, उससे मरते हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि जंगल के जानवर कोई बीमारी से मर गए, महामारी से मर गए। अगर ऐसा हुआ भी होगा तो वो कहीं ना कहीं इंसान ने ही वहाँ कोई ऐसी बीमारी या गंदगी छोड़ी होगी जिससे उनको ऐसा हुआ होगा। विकास जी, आयुर्वेद और एलोपैथी में क्या डिफरेंस है? देखिए जी, आयुर्वेद है जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, प्राकृतिक चीज़ों से जो आपका ट्रीटमेंट करे, और एलोपैथ है जो आधुनिक रसायन से, आधुनिक विज्ञान से और सर्जरी के माध्यम से जो आपका इलाज करे हुआ है एलोपैथ है। और यही दोनों में डिफरेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं भाई एलोपैथ की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उसको सर्जरी की नीड है। और सर्जरी में जो आधुनिक जो मतलब ये बोल लीजिए, वैसे आयुर्वेद में भी सर्जरी है और होती भी है, लेकिन जो सर्जरी का जो आधुनिक मॉडर्न साइंस में एलोपैथ ने जो
तरक्की की है वो आयुर्वेद ने अभी तक उस लेवल पे नहीं की। तो इमरजेंसी में हम हमेशा एलोपैथ की तरफ ही भागते हैं। लेकिन अगर आपको परमानेंट इलाज करवाना है, लंबा इलाज थोड़ा चलता है, लेकिन वो आपको अगर ये है कि भाई कोई बीमारी है, लाइलाज बीमारी जिसको हम बोल सकते हैं, उसका इलाज आपको आयुर्वेद में ही मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ों को जड़ से ख़त्म करती है, आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। आज के युग में एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो बड़ी भयंकर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, बीपी है। इस तरह की बीमारियां लगातार ह्यूमन्स बॉडी के अंदर पनप रही हैं। क्या कारण मानते हैं? बिल्कुल, ये हमारा खान पान, हमारा नेचर है। हम प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करने लगे, रासायनिक चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर का हम उपयोग करने लगे। अब 1 एकड़ ज़मीन से हम जहाँ 10-20 मन भी उपज नहीं ले पाते थे, आज हम 60-70 मन तक वहाँ उपज ले रहे हैं। तो उसमें क्या वो नेचुरल थोड़ी ना है, वो हम केमिकल जो डाल रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, रसायनों का जो उपयोग कर रहे हैं, वो हमें दिखता है कि हमने खेत में डाला, वहाँ से उपज आ गई, लेकिन वो जो उपज आपकी वहाँ से आई है, उसके अंदर भी उसके अंश होते हैं केमिकल के, वो आपकी बॉडी में जाते हैं। जब आपकी बॉडी में कोई भी केमिकल जाएगा, आपकी बॉडी को वो ख़राब करने का काम करता है। उससे आपको कैंसर भी होती है, थायराइड भी होता है, बीपी भी होता है, और हज़ारों बीमारियां हैं जो आज के दिन जो आप खाना खा रहे हैं, सिर्फ उसी के द्वारा बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप अपने खाने की जो है चेंजेस कर दें, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर दें, तो आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक के नाम पर इन बीमारियों का डर दिखाकर हजारों रुपए की लूट भी हो रही है। कई दुकानें खुल गई हैं आजकल। भाई आयुर्वेद के नाम पे नहीं, लोगों को बीमारियों का भय दिखा करके, भाई ये बीमारी तो आपकी लाइलाज है जी, इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं हो सकता, इसके लिए तो आपने लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी, या कोई ऐसी दवाई आपकी लगा देंगे, ये तो जी आपने जब तक जियोगे खानी पड़ेगी, ये दवाई अगर एक दिन भी आपने मिस कर दी तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। तो क्या होता है, साइकोलॉजिकल बंदा बीमार हो जाता है। अगर वो शारीरिक तो बीमार है ही, उसको मेंटली बीमार बनाने का काम करते हैं कुछ लोग। और अगर आप उसको मेंटली बीमार कर दोगे, तो अगर उसने एक टाइम मान लीजिए मिस भी कर दी ना जी बिल्कुल, और उसको ध्यान आ गई कि एक टाइम मिस हो गई, तो वैसे ही वो घबरा जाएगा पेशेंट, यानी जो रिकवरी होनी थी वो भी जीरो पे चली हाँ, गई। वो वैसे ही घबरा जाएगा। लेकिन अगर हम उसको समझाएं, पेशेंट को बताएं कि भाई आपने इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना, इन चीज़ों का उपयोग करना है, जो विरुद्ध चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें, उनका उपयोग नहीं करना, तो हम पेशेंट को बिना किसी दवाई के भी ठीक कर सकते हैं, बिना किसी औषधि के भी, बस काउंसलिंग से। और उसके जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उसके खाने पीने का जो मतलब लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करके हम रोगी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ज़रूरत भी नहीं है हमें दवाइयाँ देने की या महंगे इलाज करने की। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं में भारी धातुएं होती हैं, सीसा है, पारा है, या और सैनिक मिलता है, जिससे लीवर खराब हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है। ये इसकी तरह सच मानते हैं। इसको सुरक्षित कैसे चुने? बिल्कुल 100% मैं भी आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। जब अज्ञानी लोग होते हैं, जिनको आयुर्वेद के बारे में कुछ पता नहीं, भस्मों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, भस्म का भय भी वो नहीं जानते, और वो भस्में देने लग जाते हैं, वो ऐसी ऐसी धातुएं आपको दे देते हैं जिससे आपकी लीवर किडनी फेलियर होने के 100% चांस होते हैं। देखिए, ये तो सुरक्षित माध्यम पेशेंट को खुद ही चुनना है। विश्वास वाली संस्थाओं के पास जाए, या जिन कंपनियों पे या जिन ब्रांड्स पे ट्रस्ट किया जा सकता है उनके पास जाए। अब हम भी, जैसे ओम आयुर्वेदा संस्थान है, इतना बड़ा संस्थान है, लेकिन हम भी काफ़ी भस्में, जो हमसे भी अलग संस्थान है, जो जिनका काम ही सिर्फ भस्में तैयार करने का है, उनसे तैयार करवाते हैं सारी चीज़ें। देखिए, एक कोई भी व्यक्ति है या कोई भी संस्था है, वो सारी चीज़ खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये समझना भी होगा। ये कोई ईगो की बात नहीं है, हर चीज़ आप खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आपको दूसरे साथियों की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपके क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। और चुनिंदा चीज़ें आप जहाँ से बेहतर जो चीज़ें होती हैं, वो कलेक्ट करने का काम ओम आयुर्वेदा करता है, जो आप लोगों के शरीर के लिए भी बेटर होती हैं, क्या आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेटर होती हैं। विकास जी, क्या माप तोल का कोई पैमाना होता है? बिल्कुल, माप तोल का पैमाना होता है, टॉक्सिन स्टडी होती है, जो आपने बात पूछी, और उस भस्म का, उस धातु का आपके शरीर पे जाके क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी सारी स्टडी, उनकी सारी रिसर्च रिपोर्टें होती हैं, और सालों साल उनका अध्ययन करने के बाद वो आप लोगों पे यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट आज तैयार हुआ और
वो आज का आज हमने किसी को पेशेंट को देना शुरू कर दिया। ये मूर्ख लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो एक दूसरे को देख के भाई आयुर्वेद में के नाम पे जिसने कमाई करनी है, जिसने इलाज नहीं करना लोगों का, उसने देखा कि ये संस्थान यहाँ खुला है, ये अच्छा चला हुआ है, उसकी नकल में कोई छोटी मोटी दुकान साइड में लगा ली, भाई भूला बिसरा एक दो ग्राहक तो तेरे पास भी आ ही जाएगा, दिमाग में ये होता है उनके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये चीज आपने छोड़नी है, कोई ग्राहक का नहीं है, यहाँ आपने सेवा करनी है मरीजों की। ये कोई कपड़े की या परचून की दुकान नहीं है कि एक आपका धोखे से किसी के पास चला गया, टूट गया, आपने उसको ग्राहक के तौर पे नहीं लेना, उसको अपने परिवार के सदस्य के तौर पे लेना है। और वो पेशेंट है, वो हजारों जगह घूम के धक्के खा के तब आपके पास आता है एक विश्वास से कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर वहां भी उसको धोखा मिलता है तो उसका फिर आयुर्वेद से विश्वास उठता है, उसको लगता है भी आयुर्वेद भी ऐसा ही है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, जी मैंने देसी दवाई खाई, जी मैंने फलानी आयुर्वेदिक दवाई खाई, जी किसी ने कोई पुड़िया दे दी, किसी ने कोई चूर्ण दे दिया, किसी ने कोई एलोपैथ मेडिसिन मिक्स करके दे दी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं रोगी को आयुर्वेद से तोड़ने का काम करती हैं। उसको लगता है भी सारा ही आयुर्वेद ऐसा है, लेकिन आयुर्वेद असल में आप लोगों के जीवन को सेफ करने के लिए है, ना कि आप लोगों को बीमार करने के लिए। अगर आप अच्छे किसी भी संस्थान पे जाते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आप ओम आयुर्वेदा में ही आएँ, लेकिन कोई आप ट्रस्टेड संस्थान में जाते हैं तो लाइलाज बीमारियां भी बिल्कुल ठीक होती हैं। हमारे यहाँ से भी कैंसर के, थायराइड के, शुगर के, जो हम बोलते हैं भाई ये तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, हजारों हजार पेशेंट परमानेंट ठीक हुए हैं। उनकी हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल, जैसे हमारा ओम आयुर्वेदा नाम से काफ़ी फेमस इंस्टाग्राम पेज है, हमने उनकी वीडियो भी डाल रखी है। हमने हजारों लोगों की वीडियो डाल रखी है जो परमानेंट ठीक हुए हैं। कई बार हमें लगता है कि भाई ये तो चीज़ ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो रोगी को ऐसा कब लगता है जब वो बार 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 एक ही बीमारी के लिए जगह जगह धक्के खा के निराश हो जाता है, लास्ट में बैठ जाता है। विकास जी, आपने बताया कि कैंसर की लाइलाज बीमारी भी यहाँ से ठीक होती है, आयुर्वेद में इसकी पद्धति है कि ठीक हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च में ये सबूत तो नहीं है इसकी। बिल्कुल है जी, बहुत दावा तो ये किया जाता है कि इसमें से कोई सबूत है ही नहीं, ये तो है बस। देखिए, वैज्ञानिक के सबूत अगर आप मानते हैं तो 100% आप कहीं भी सर्च कीजिए, या इसकी रिपोर्टें मैं भी आपको ला के देता हूँ। आयुर्वेद में बिल्कुल 100% इलाज है हर बीमारी का, लेकिन बस शर्त ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से वो चीज दी जाए, वो औषधियाँ दी जाए। जैसे आपने पूछा, कोई वैज्ञानिक प्रूफ तो नहीं है, हजारों रिसर्च हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि भाई ये आयुर्वेदिक औषधि लेने से ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, ये होगा। और ऐसे मैं रिसर्च पेपर आपको दे सकता हूँ, अभी कैमरे पे हम बैठे हैं, अगर आप मेरे को ये बात पहले बताते तो मैं लेके ही बैठता वो सारी चीज। लेकिन कुछ तो कहते हैं कि सिर्फ मार्केटिंग होती है तब जाके इतने ग्राहकी जुड़ जाती है, लाइलाज बीमारी का इलाज संभव। बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग होती है, लेकिन मार्केटिंग तभी संभव है जब उन चीजों का इलाज भी होगा। आप मार्केटिंग कितने समय तक कर लेंगे किसी भी चीज की? आप एक दिन मार्केटिंग कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पेशेंट भी आपसे सवाल पूछने लगता है, तब मार्केटिंग कहाँ जाएगी फिर? लेकिन उसमें एक चीज और भी ऐड किया जाता है ना, कि आयुर्वेद का जो इलाज है वो धीमा है, कछुए की चाल से चलता है, बिल्कुल स्लो। बिल्कुल, वो तो हम खुद ही, जब पेशेंट हमारे पास तो आता है, सेटिस्फैक्शन कैसे मिले? बिल्कुल, आपने एक नंबर की बात पूछी। जैसे एलोपैथ में हम मानते हैं कि एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन फास्ट काम करती है। हाँ। ऐसा ही आयुर्वेद में जो भस्में होती हैं वो फास्ट काम करती हैं। अगर प्रॉपर उनको औषधियां भस्मों का अच्छे से मिश्रण दिया जाए तो इतना स्लो नहीं है जितना आप कछुए की चाल से बोल रहे हैं। और हमेशा आपने देखा भी होगा, कछुए की और खरगोश की दौड़ में हमेशा कछुआ ही जीतता है, बिरवाल जी। तो यही कारण है कि कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल परमानेंट रखता है, लेकिन खरगोश एकदम भागेगा और फिर रुक जाएगा। और यही उसकी खतरनाक चीज है। अगर आप कोई भी चीज सोचते हैं कि एकदम आपको फायदा दे देगी, तो एकदम फायदा देगी तो आपको नुकसान भी हजारों देगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और आयुर्वेद में जो धीमा रिजल्ट हम जिसको मानते हैं, वो खाली जड़ी बूटियों हम जो पीस के कई बार लोग देखते हैं, हम दे देते हैं, तो उनका रिजल्ट थोड़ा धीमा होता है। लेकिन हम उसको अगर प्रॉपर प्रोसेस करके आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को, औषधियों को प्रॉपर तरीके से तैयार करके दें तो उनके परिणाम बेहतर मिलते हैं और उसका रिजल्ट भी 100% आपको मिलता है और जल्दी मिल जाता है। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, कुछ महीनों में आपको उसका अच्छा परिणाम मिल जाता है। जो आयुर्वेद में रसायनों का, भस्मों का उपयोग होता है, पहले तो मैं वो समझा देता हूँ उनका हम उपयोग क्यों करते हैं।
जब भी कोई भी धातु है, स्वर्ण भस्म सोना है, जैसे स्वर्ण भस्म, चांदी है, रजत भस्म है बोलते हैं, या ताम्र है, तो ये सारी धातुएं हैं, लोह है, तो ये सारी धातुएं हैं। हमारे शरीर है जो, हमारा शरीर में हर चीज की नीड होती है। हम जो नॉर्मल आज के दिन जो खाना खाते हैं या प्रोसेस फूड खाते हैं, उसमें हमारी बॉडी को प्रॉपर वो न्यूट्रिशन, वो सारी चीजें नहीं मिल पाती। तो उसके लिए हम अलग से क्या करते हैं, भस्म ऐड करते हैं, ताकि उन चीजों की हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े, उन चीजों की मात्रा हमारी बॉडी में जरूरत के हिसाब से प्रॉपर हो। लेकिन कई बार क्या गलती करता है पेशेंट, जो उसको पेशेंट को ये पता नहीं होता, और पेशेंट को तो 99% पता नहीं होता, लेकिन ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, जिनको खुद भी नहीं ज्ञान होता, तो वो कई बार कोई हैवी मेटल या कोई धातु की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं या किसी की कम कर देते हैं, तो उससे ऐसा कई बार खतरा बढ़ जाता है कि जिससे आपकी लीवर किडनी फेलियर के चांसेस भी होते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर औषधियाँ बस में आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग दी जाएं, प्रॉपर उनकी मात्रा, और आप प्रॉपर किसी वैद्य की निगरानी में ये चीज़ें लेंगे, तो आपको कभी भी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती जी। यानी पेशेंट की बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको पहले सर्च करना पड़ेगा। आयुर्वेद हमेशा यही बताता है कि देखिए, आप एक 3 साल के बच्चे को और एक 30 साल के युवा को सेम औषधियां नहीं दे सकते ना। एलोपैथ में भी तो अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के लिए दवाइयां अलग हैं, बड़ों के लिए अलग हैं, डोज सबकी अलग होती है। भाई किसी को 1 टाइम लेनी है, 3 टाइम लेनी है, 2 टाइम लेनी है, या कितनी मात्रा में लेनी है। किसी ने 500 mg मेडिसिन लेनी है, किसी ने 650 लेनी है, किसी को 250 mg से ही आराम आ जाता है। तो ऐसा ही आयुर्वेद में है। जब आपकी बॉडी को पूरा एनालाइज करके, आपकी बॉडी को अच्छे से एब्जॉर्व कर देख के, आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्व होने वाली भस्में अगर हम देते हैं, प्रॉपर तैयार करके देते हैं, प्रॉपर विधि से तैयार करके देते हैं, तो भस्में कभी भी आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हमेशा सावधानी किस बात की बरतते हैं कि पहले डोज कम ही रखते हैं, ज्यादा डोज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई बार पेशेंट का हमें ये नहीं होता, भाई उसको ज्यादा अगर डोज दे देते तो नुकसान होगा, पेट खराब होगा, एलर्जी होगी। बस इतना ज्यादा, जैसे भस्मों का नुकसान तब ज्यादा होता है जब वो प्रॉपर से उनको प्रॉपर पुटिया ना दी गई हो, भस्मों को प्रॉपर वो तरीके से तैयार ना की गई हो। लेकिन जैसे जड़ी बूटियां थोड़ी अगर मोटी एक्स्ट्रा भी हो जाती है कई बार, तो हल्का फुल्का पेट में उफारा हो गया, गैस एसिडिटी बन गई, इससे ज्यादा उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी सावधानी बरतने वाली बात यह है कि आप ऐसी जगह से, ऐसे संस्थान से जुड़े जहां आपको लगता है कि विश्वास पात्र चीजें हैं। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बताता हूँ, मेरे पास कुछ दिन पहले ही कोई पेशेंट आया। जी बिल्कुल। अब किसी ने आयुर्वेद के नाम पे उसको नारियल का बुरादा, अच्छा, और उसमें पेन किलर गोलियां पीस के दे रखी। अब पेशेंट भी इतना तो अनपढ़ गवार नहीं है जो उसको पता नहीं लगेगा। उसने जैसे बुरादा खाया, उसने घर जाके अपनी वाइफ को भी दिया। वो बोली ये तो नारियल का बुरादा है, अपनी देसी भाषा में, जैसे लोकली था वो हरियाणा का। बोलिया जी मेरी घरवाली तो बोली जाए रोयू के लिए आई, तो मैं नहीं घर पीस के दे दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये जो जगह जगह जो छोटी छोटी दुकानें खुल गई है ना, ये आयुर्वेद को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम करती हैं। आयुर्वेद के नाम पे जो ठगी हो रही है लोगों के साथ, ये वैसा काम करते हैं। जो खुद लोग बीमार हैं, दूसरों को वो दवाइयां देते हैं, दूसरे को वो ठीक करने का दावा करते हैं, खुद वो एलोपैथ से इलाज चल रहे हैं, उनके परिवार के, उनके खुद वो इतनी दवाइयां वो दिन में खाते हैं सुबह शाम, और लोगों की उनके पास लाइन लगी रहती है। लोग सोचते हैं भैया आपको ठीक करेगा, वो लोग आपको ठीक नहीं करता, वो सिर्फ अपनी जेब को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचने की जरूरत है। लेकिन देखिए, हम कभी भी किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नाम पे दूसरों को गुमराह करने का काम करते हैं, एक खुद शुगर का पेशेंट है, उसके घर में डिप्रेशन के पेशेंट हजारों हैं, नींद की गोली खा के वो सोता है, उसके बगैर उसको नींद नहीं आती। अगर वो पेशेंट आपको बोले कि मैं शुगर ठीक करता हूँ, दावा करता है, खुद पर्दे के पीछे एलोपैथी दवाइयों का सहारा लेता है शुगर ठीक करने के लिए, तो ऐसे लोगों से आपने बचने की जरूरत है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं दवाइयाँ लेने, और फिर वो बताते हैं जी मैं भी वैद्य हूँ, मैं ऐसी दवाइयाँ देता हूँ, ऐसी दवाइयाँ देता हूँ। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये आदमी समाज को गलत दिशा में लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है। लेकिन अभी देखिए, समाज है, उसमें पहचान कैसे हो भाई कौन असली है, कौन नकली है, क्या पता हम ही नकली हों। देखिए, हम दूसरे को नकली कहें तो दूसरे की तरफ 1 उंगली करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी है, यानी संशय पैदा हो जाता है वहाँ।
तो वहां आप विश्वास तब कर सकते हैं लोगों के जो परिणाम मिलते हैं लोगों को। लोग दवाई छोड़ने के बाद अगर वो परिणाम टिकते भी है नहीं टिकते, देखिए कई बार दवाई खाते खाते तो रोगी ठीक अपने आप को महसूस करता है, लेकिन क्या रोगी दवाइयां छोड़ने के बाद भी अपने आप को ठीक महसूस करता है? सबसे बड़ी ये बात है। और देखिए 100% तो आप किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, 100% तो लोग भगवान से भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन वहां आप ये देखिए कि परिणाम किसके बेहतर हैं और कौन सी चीजें आपको वेल लगती हैं, कानूनी तरीके से भी वो चीजें सही लगती हैं नहीं लगती हैं, उनके ऊपर कोई रिसर्च हुई है, उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी है नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मायना रखती हैं। भाई कोई भी आदमी है, जब आपको कोई भी चीजें औषधियाँ वो बेच रहे हैं, क्या उनके पास वो लीगल अथॉरिटी भी है या नहीं है? भाई वो बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं, वो बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल। आप अपनी कोई भी कुंडी सोटा उठाया और कूट के देने लगे, खरड़ करियर हो गया भैया काम। वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद प्रॉपर रिसर्च है, प्रॉपर आप उस चीज का अध्ययन आपने किया नहीं किया है, आपके पास प्रॉपर टीम है नहीं है, ये टीम वर्क है, ये एक आदमी का काम नहीं है। कभी भी हम ये सोचें कि एक आदमी सब कुछ कर लेगा, हाँ एक आदमी कुछ रोगियों को तो संतुष्ट कर सकता है, लेकिन जब रोगियों की हजारों की भीड़ हो जाती है तब एक आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो आपने ये चीजें समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, तभी आप असली नकली की पहचान आयुर्वेद में कर सकते हैं और ठगी से बच सकते हैं। विकास जी, हम भस्मों की बात करते हैं, एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। इसमें आता है कि जब हमारी हरियाणवी और राजस्थानी संस्कृति जो होती है, हमारी जो माताएं बहनें दादी चाची ताई थी, वो आभूषण पहनती थी, चांदी के भी सोने के भी, क्या उनसे भी कोई वो भस्म की पूर्ति पूरी हो जाती थी? देखिए जैसे हम बोलते हैं भी तांबे के बर्तन में खाना खाना, पानी रख के रख देते हैं, सुबह पीते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंश हमारी बॉडी में जाते हैं, तो उससे हमें फायदा होता है, बिल्कुल 100%, इसमें कोई संदेह नहीं। अब उसके विपरीत आ जाइए, एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, अब आपने हैवी मेटल की आप बार बार बात, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो एल्यूमिनियम हैवी मेटल है, तो अब एल्यूमिनियम के बर्तन में हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में जो जाएगा हैवी मेटल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, उससे हमारे कई बार हमारे ऑर्गन्स को खराब होने का खतरा होता है, खासकर हमारी लीवर और किडनी में। जी बिल्कुल इफेक्ट बिल्कुल, उन चीजों का नेगेटिव पड़ता है। और लेकिन अगर हम मान लो कोई नॉर्मल है, जैसे तांबे के गिलास में हम पानी पीते हैं, या कई लोग मटके में चांदी का सिक्का डाल देते हैं, सोने का सिक्का डाल देते हैं, हाँ जी हाँ जी, हाँ, लेकिन इन चीजों का प्रभाव कुछ सीमित होता है। जब आप स्वस्थ हैं तब ये चीजें आपके लिए ठीक हैं, लेकिन जब आप रोगी हो गए, बीमार हो गए हो, तो आपको उन चीजों से आपका काम नहीं चलता, प्रॉपर आपको औषधियां बस में खानी पड़ती हैं, तब जाके आपका काम चलता है। जी बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि मतलब भाई आप इन चीजों को अवॉइड करो या इन चीजों को अपनाओ, लेकिन हाँ अगर आप अपना सकते हो तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये चीजें अच्छी हैं, खराब नहीं है, बेकार नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टर कभी कभी एलोपैथी दवाएं बंद कर देता है, क्या ये सही है? देखिए मरीज को कोई खतरा हाँ, तो नहीं खतरा, देखिए जो एलोपैथी डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो अपने हिसाब से रोगी का पूरा एक तरह से मतलब उसका ये मान लो आप पूरी हिस्ट्री जांचते हैं पहले, तो भाई किस कारण से उसको रोग हुआ। लेकिन कई लोग खाली दवाइयां लिख दी और आप ये मेडिसिन ले जाओ, तो उन डॉक्टरों से भी आपने बचने की जरूरत है। जब तक कोई भी डॉक्टर आपके बीमारी के बारे में प्रॉपर आपकी हिस्ट्री जाने बगैर आपको दवाई देता है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खतरनाक है। दूसरा, जब आपने का क्वेश्चन है भाई आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी दवाइयां बंद करवा देते हैं रोगी की, जी, तो बिल्कुल जिनको नॉलेज नहीं होती वो एकदम दवाइयां बंद करने की सलाह देते हैं, लेकिन जब आयुर्वेद में प्रॉपर आप ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे और डॉक्टर को अगर नॉलेज होगी या बीमारी नॉर्मल बीमारी होगी, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एकदम दवाई बंद करने की सलाह दी जा सकती है। अदरवाइज आपको डॉक्टर बोलेगा कि भाई आप धीरे 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 इन दवाइयों को बंद करना, एकदम नहीं करना, क्योंकि उसमें कई हैवी मेडिसिन होती हैं, स्टेरॉइड वगैरह होते हैं, उसको अगर एकदम से रोगी बंद करता है तो उसको बेचैनी, नींद ना आना, घबराहट होना या अन्य कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में हमेशा एकदम बंद ना करने की सलाह नहीं देते, उसको धीरे 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 बंद करने की सलाह देते हैं। जब आयुर्वेदिक दवाइयाँ अपने काम करना शुरू कर देती हैं, उस समय प्रॉपर फिर उन दवाइयों को, एलोपैथी मेडिसिनों को बंद करवा देते हैं, या अन्य कोई मेडिसिन चली होती है उनको बंद करवा देते हैं। जी विकास जी, आयुर्वेद में रसायन को कहते हैं अमरत्व का रास्ता। क्या ये जो बॉडी है हमारी, ये जवान रहती है?
आयुर्वेद में कभी भी आपको कोई भी आप औषधियाँ बस में लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर वो प्रॉपर आयुर्वेद के हिसाब से है तो आपकी आयु बढ़ाने का काम करती है। आयुर्वेद का मतलब ही ये है भाई, आयु प्लस वेद। भाई आपकी उम्र बढ़ाने के लिए जो वेद है वो आयुर्वेद है। जो मतलब रिसर्च हुई है किसी भी चीज के ऊपर, कोई जड़ी बूटी लगा लीजिए, कोई पौधा लगा लीजिए, किसी भी चीज के ऊपर जो रिसर्च हुई है उसको अगर आप मतलब प्रॉपर तरीके से आप अपनी बॉडी में उसको पुट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी आयु भी बढ़ाती है, आपको जवान भी रखती है, तरोताजा भी रखती है, आपके ऑर्गन्स को भी सेफ रखती है। तो बिल्कुल ये सही है कि आयुर्वेद आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं आपकी मतलब उम्र को बढ़ाने का काम करता है और आपको जवान रखने का काम करता तो है। आम आदमी कैसे समझे कि ये जेन्युइन है, डिटॉक्सिफाइड है, कि ये हमारे लिए फायदेमंद है? देखिए, आम आदमी के घर की जो रसोई है, रसोई तो हर आदमी के घर में है, उसकी रसोई ही 100% आयुर्वेद है। अपनी रसोई में बना हुआ चीजें खाएं, प्रॉपर विधि से तैयार करके खाएं। और ऐसे जो कई बार हम देखते हैं कि भाई जैसे लस्सी के साथ हम दूध नहीं ले सकते, पता है सबको, नमक के साथ दूध नहीं ले सकते, ऐसे ही लस्सी या दही के साथ खीरा नहीं खाना चाहिए। कुछ चीजों का थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, इंसान अपने आप ही स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, उसको कोई बीमारियां भी नहीं आती। बस आपको अपनी दिनचर्या सुधारने की जरूरत है। अपनी जो विरुद्ध चीजें हैं, एक दूसरे के विरुद्ध चीजें होती हैं, उनको आपने अवॉइड करना जरूरी है। उनके बारे में आप थोड़ा सा अध्ययन से या किसी जानकार से आप बैठ के उसके बारे में सलाह ले सकते हैं। या कोई चीज आपके शरीर को नुकसान देती है, मान लीजिए ज्यादा दूध पीने से ही आपको गैस, एसिडिटी, तेजाब या बदहजमी होती है, तो आप दूध को अवॉइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई चीज मेरे लिए फायदेमंद है वो आपके लिए भी फायदेमंद होगी। तो इसलिए समझने की जरूरत ये है कि आपने अपनी बॉडी के अनुरूप चलना है, दूसरे के अनुरूप नहीं चलना। मैं आपने रास्ता मेरे को दिखाया, मैंने आपके रास्ते पे नहीं चलना, मैंने अपने रास्ते पे चलना है। अपना रास्ता खुद चूज करना है। और अपना रास्ता खुद चूज कब करेंगे? जब हमें अपने शरीर के बारे में ज्ञान होगा, अनुभव होगा। हम कई बार रोगियों को पूछते हैं, रोगी हमसे आके पूछते हैं भाई किस चीज के परहेज करने हैं। बीमारी के अकॉर्डिंग तो हम उनको परहेज बताते हैं। दूसरा, हम उनको ये बताते हैं कि आपको जिस चीज से एलर्जी है, जिस चीज से आपको दिक्कत है, वो चीज आपने नहीं खानी पीनी। कई बार किसी रोगी को अल्कोहल से दिक्कत होती है, अल्कोहल पीते ही स्वेलिंग आना या वोमिटिंग होना या अन्य कोई भी दिक्कतें होना, फिर भी वो अनाड़ीपने में पीते हैं। तो आप ऐसा ना करें ना। जिस चीज से आपको दिक्कत है, परेशानी है, उस चीज को आपने अवॉइड करना है। किसी को कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या उसको दूध पीना चाहिए? बिल्कुल, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है और आप व्यायाम कर सकते हैं तो आप गाय का दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हैं कि भी कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ा हुआ है, आप दूध भी पीते रहें, घी भी खाते रहें और आप व्यायाम भी ना करें, तो आपके लिए खतरनाक है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। विकास जी, मार्केट में चलता है कि सर्दियों के अंदर च्यवनप्राश खाएं, वो कहते हैं कि इम्यूनिटी का राजा होता है। क्या ये टेस्टी जैम होता है या वाकई इम्यूनिटी को बूस्ट करता है? बिल्कुल इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। आपने पूछा कि ये खाली मतलब टेस्टी जैम तो नहीं होता। बिल्कुल हाँ। आपका ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, क्योंकि कई लोग च्यवनप्राश के नाम पे आपको मतलब हमने जैसे पता है आयुर्वेद में कई लोग हमें कंप्लेंट भी करते हैं, शकरकंदी का पेस्ट बना के उसमें कलर वगैरह डाल के वो बेच देते हैं सस्ते के चक्कर में। 150 रुपए का च्यवनप्राश, मतलब लोग क्या सोचते हैं सस्ते के चक्कर में ये च्यवनप्राश खरीद लेते हैं। तो ऐसा आप लोगों के लिए खतरनाक है, हानिकारक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को खराब करने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर आयुर्वेदिक तरीके से तैयार हुआ, आयुर्वेद पद्धति से तैयार हुआ च्यवनप्राश लेते हैं, जिसमें जड़ी बूटियों के साथ भस्मों का मिश्रण भी है, तो आपके शरीर में फायदा करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपको बीमारियों से बचाता है। आपको फर्स्ट डोज से ही पता लग जाता है आपकी बॉडी को, यानी एंटी एजिंग होता है। बिल्कुल एंटी एजिंग होता है, आपको जवान रखने का काम करता है। जब च्यवन ऋषि ने, जिसने च्यवनप्राश की मतलब एक बोलते हैं भाई उन्होंने शुरुआत की, हाँ। और वो एक बुजुर्ग अवस्था में उसको खा के जवान जब दिखने लगे और लोगों ने उनकी जवानी का राज पूछा, तो उन्होंने फिर ये चीजें बताई, भाई मैंने ये पेस्ट तैयार किया जिसको अभी हमने नाम दे दिया च्यवनप्राश। तो आज लोग इसको प्रॉपर खाते हैं और एंटी एजिंग का भी काम करता है, आपकी इम्यूनिटी और आपका स्टेमिना भी बढ़ाने का काम करता है। लेकिन लोग कहते हैं कि सीजनल कफ कोल्ड है ये तो।
नहीं, बस खाली सर्दी के अंदर ठंड नहीं कफ लगेगी। कोल्ड के लिए हम तब मान सकते हैं जब खाली उसमें आंवला, कई बार लोग है ना खाली आंवले की पिस्टी दे हाँ, देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और बेस इसका आंवला ही होता है। लेकिन अगर उसमें प्रॉपर हम औषधियाँ, प्रॉपर भस्में उसको प्रॉपर तैयार करके अगर दें तो खाली पेस्ट नहीं है, वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ाने का, आपकी जो शरीर है, आपकी त्वचा है, स्किन है, आपके ऑर्गन्स हैं, हर चीज को जमा रखने का काम वो करता है। यानी एडी से चोटी तक का एडी काम से करता लेके है। चोटी के लास्ट बाल तक का वो काम करता और है। कितने रसायन हो सकते हैं इसमें अगर हम बात करें, जैसे ओम आयुर्वेदा की अगर हम बात करें? हम ओम आयुर्वेदा में हम अपना खुद का च्यवनप्राश तैयार करते हैं, और ये हमारा खुद का च्यवनप्राश है, स्वर्ण शक्ति प्राश के नाम से हम ये तैयार करते हैं। और बहुत ही पावरफुल चीज़ है, एक चम्मच खाते ही पेशेंट हमें खुद ही फ़ोन करके बताते हैं जी बहुत ज़बरदस्त चीज़ दे दी। क्या तो उसको गर्मी लगने लग जाती है, वैसे ही एक्टिव गर्मी हो जाती में है भी खा बॉडी? सकते हैं, सर्दी में भी खा सकते हैं, ठंड के लिए भी होता है और गर्मियों के लिए भी होता है। और पेशेंट खुद ही फ़ोन करते हैं जी, आज तक तो हम तो वैसे ही, जैसे आपने पूछा ना क्वेश्चन, भाई हम तो जैम ही खा रहे थे बस। हाँ, टेस्टी जैम। च्यवनप्राश तो पहली बार खाया है। बिल्कुल, बहुत लोग बिल्कुल। फ़ोन करते हैं। और अभी हम आयुष डिपार्टमेंट में भी जैसे हमारी कई जगह बात चली हुई है, और गवर्नमेंट से हमारे टाई अप होने की बात चली हुई है, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट काफ़ी, कई प्रोडक्ट ऐसे बेटर प्रोडक्ट हैं जिनको हम सोच रहे हैं कि भाई ये समाज में और ज़्यादा बढ़ के आगे आएँ, जिससे लोगों को और इनसे ज़्यादा फायदा हो। रसायन वाली जो टैबलेट होती हैं, रसायन से जो हम छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, जब उनको तैयार करते हैं उनको कितनी विधि से गुजरना पड़ता है? क्या उनके अंदर पोटेंसी शक्ति बसती है या उसके अंदर और ऐड होती है? नहीं, बिल्कुल, जितनी फाइन होगी बस में उतनी ही ज़्यादा कारगर होंगी। हम देखते हैं कि कई बार लोग प्रॉपर बस में तैयार नहीं करते, या कोई भी है तरीके से तैयार नहीं करते, वो हमारे लीवर में, किडनी को फेलियर करने का काम करती है। लेकिन जितनी ज़्यादा हम फाइन करेंगे, फाइन का मतलब है उसको हम जितनी ज़्यादा पुट्टियाँ देंगे। आपने देखा होगा कि ये 100 पुट्टी की भस्म है, ये 1000 पुट्टी की भस्म है। 100 पुट्टी की भस्म सस्ती है क्योंकि उसमें जो कॉस्टिंग है उसकी कम आई है, लेबर कॉस्ट भी कम आई है। एक भस्म को तैयार करने में कुछ दिन में भी आप तैयार कर सकते हो, और प्रॉपर आप तैयार करो तो वही भस्म सालों भी लगा देती है तैयार होने में। तो जितनी फाइन होगी उतनी ही आपके लिए कारगर होगी। यानी जितनी पतली होती चली जाएगी उतनी उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। जल्दी डिसॉल्व भी तो होगी ना आपकी बॉडी में वो चीजें, और हैवी मेटल होगी तो बैठ जाएगी वो, पत्थरी भी बनती है। कईयों को किडनी की दिक्कतें आती हैं, कईयों को लीवर की दिक्कत आती है, लोग हमें आके बताते भी हैं कि मेरे को फलाना दिक्कत आ गई, मैंने वहां से भस्म ली थी, वहां से ली थी। तो इसीलिए हम बार बार ये बात बोलते हैं भी आप उन्हीं जगह से आप ये चीजें लें जहाँ आपका मन ठुके, जहाँ आपको विश्वास हो। होम्योपैथिक में दवाई आती है ड्रॉप्स वाली, उसको बिल्कुल पतला कर देते हैं, क्या वो सिर्फ चीनी का घोल रह जाता है या कोई कामगर भी होती है उसमें? एलोपैथ में, हाँ, देखिए एलोपैथ के बारे में हमने इतना अध्ययन नहीं किया, लेकिन हाँ जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, जितना उसको पतला करेंगे, थिन करेंगे, पानी मिलाएंगे या शुगर मिलाएंगे टेस्ट के लिए, तो उतनी उसकी जो पावर है वो तो कम होगी, जाहिर सी बात है। विकास जी, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करें जिससे पूरा दिन एनर्जी बनी रहे? सुबह उठते ही पहले पानी पीजिए और फिर फ्रेश होइए, उसके बाद अपना दिनचर्या की शुरुआत कीजिए। नहाने से लेके खाने पीने तक सात्विक भोजन रखिए और अपने काम पे लग जाइए। बिल्कुल एनर्जेटिक खुद को फील करोगे आप। और सुबह उठते ही अगर पेट ही नहीं साफ हुआ तो कहाँ की एनर्जी, फिर पूरा दिन आपका पेट के अंदर ही ध्यान रहेगा और पेट में आपका दिमाग पूरा दिन निकल जाएगा, गैस एसिडिटी बेकार पूरा दिन रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले उठते ही पानी पी के एक ही बार में जो फ्रेश हो गया, उससे अच्छा जीवन किसी का नहीं है। सुबह उठे, आपने पानी पिया ताज़ा ताज़ा और फ्रेश हुए, उसके बाद अपना और जो आपकी दिनचर्या उसकी शुरुआत कीजिए, आपको पूरा आनंद आएगा। रात में सोने से पहले 1 या 2 काम कभी ना करें वरना उम्र जल्दी घट जाती है, ऐसा क्या काम है? देखिए, सोने से पहले बहुत सारे काम हैं, ऐसे ना कीजिए। एक तो जो आजकल के युवा हैं वो गलत जो काम करते हैं, गलत एक्टिविटीज़ करते हैं सोने से पहले, उन चीज़ों से आपकी आयु घटती है। वो समझदार हैं, वो खुद ही समझ जाते हैं इन चीज़ों को। और दूसरा, हम जो गलत चीज़ों का खान पान करते हैं, हैवी चीज़ें खा के सोते हैं, वो भी गलत हैं। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें। रात को तो खाना खाना ही नहीं चाहिए आपने, दिन ढलने से पहले पहले आप खाना खाइए, दूध पिए जी, या जो भी है आपने करना पहले कीजिए। लेकिन अगर आप रात को देर रात, लेकिन यहाँ तो 10 बजे खाते हैं। हाँ, तो वो गलत है, वो आपकी उम्र भी घटाएगा। और जो युवा हैं जो गलत एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी ना कीजिए। नींद कितनी
जरूरी है। 8 घंटे की नींद कम से कम जरूरी है। आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका मन 7-8 घंटे की अगर आप नींद लेते हैं तो प्रॉपर आप स्वस्थ रहते हैं, आपकी आयु भी बढ़ती है। जी। डायबिटीज, थायराइड, बीपी जैसी बीमारियों में सबसे तेज असर करने वाली घरेलू आयुर्वेदिक चीज कौन सी है जो रोज इस्तेमाल कर सकते हैं? मेथी यूज कर सकते हैं आप। मेथी को भिगो के छोड़ दीजिए, उसका पानी पीजिए। घरेलू चीज है, मेथी कहीं भी मिल जाती है। क्या हर आदमी उसको ले सकता है या हाँ, कोई साइड इफेक्ट किसी ना की बॉडी पे, कोई ह्यूमन बॉडी पे असर देखिए, पड़ता कई हो? बार आजकल हम देखते हैं, जैसे कई लोगों को किसी खाने की चीज से एलर्जी हो जाती है। कईयों को बादाम से एलर्जी है, किसी को केले से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है, गेहूं से एलर्जी हो किसी जाती को है। गेहूं से एलर्जी है। तो उन लोगों को, अगर किसी को मेथी से एलर्जी है तो उसको तो पॉसिबल है कि उसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप मेथी के दाने शाम को भिगो के छोड़िए, सुबह लीजिए। उसका अल्टरनेट क्या और एक रहेगा? त्रिफला चूर्ण हम शाम को भिगो के छोड़ सकते हैं। अल्टरनेट जो आपने पूछा, जी बिल्कुल। त्रिफला चूर्ण आप भिगो के छोड़िए, सुबह उसको पीजिए, उससे भी आप की ये सारी बीमारियां ठीक रहेंगी। नॉर्मल क्या काफी पेशेंटों को विकास जी, क्या उसकी कोई मात्रा भी तय करनी होती है भाई? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 1 चम्मच, आधा चम्मच लेना होता है? देखिए, अगर आप जवान है, 18 साल से ऊपर है तो 5 से 10 ग्राम भी ले सकते हैं। अगर बच्चा है तो उसको 3 साल से ऊपर अगर वो है तो उसको आप 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक की डोज दे सकते हैं। जी। अभी आपने एक सवाल का वो दिया था कि आयुर्वेद से कैंसर का इलाज संभव है। कितने केस आपने देखे हैं जो 3-4 की स्टेज पे भी इसका फायदा हुआ हो? देखिए, बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमने काफ़ी वीडियो भी डाली हुई है। एक पेशेंट तो पीछे हमारे पास यहाँ लोकली थे, सफेदों के पास, मुआना गाँव, हम दूर भी नहीं जाते। उनको कीमो की सलाह दे रखी थी, उनको बता रखा था आपको गले में कैंसर है, उनको ट्यूमर था गले में। उन्होंने जहाँ भी वो, मतलब किसी भी हम हॉस्पिटल का नाम नहीं लेते, वहाँ गए तो वो गवर्नमेंट में भी गई, प्राइवेट में भी गई। और उनके छोटे बच्चे थे, उनको बहन थी वो, तो उनको लगा कि भाई इससे तो हमारा मतलब परिवार भी खत्म हो जाएगा, कहीं मैं बचूंगी ना बचूंगी, और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनके हस्बैंड भी थोड़ा सा पहले से ही मतलब अल्कोहलिक थे। तो उनकी हमारे पास से 3 महीने औषधियाँ चली, हमने उनकी वीडियो भी डाली हुई है, और वो बिल्कुल ठीक हो गए। यानी इलाज संभव है, वहां से लौट के आ सकता है बंदा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कई लोग हमारे पास आते हैं, कोई 4th स्टेज में आता है, कोई मतलब जिनको जवाब भी दिया होता है। बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होकर ठीक होकर यहाँ से जाते हैं। यहाँ से नहीं, और भी आयुर्वेदिक संस्थान हैं जो ठीक करने का दावा ही नहीं करते, ठीक भी करते हैं पेशेंट को। लेकिन कुछ देशों में, जैसे हम जो चीज भस्म हम तैयार करते हैं, कुछ देशों में उनके लिए एक चेतावनी आ जाती है, उसका मापदंड के लिए वो आती है। क्या भारत में भी ऐसा है? नहीं, देखिए, आपने जो देशों की बात की, हम हर देश में आज के दिन औषधियाँ भस्म भेजते हैं, विश्व की हर कंट्री में हम भेजते हैं। उनमें जो दिक्कतें परेशानियां आती हैं, उसका आने का मुख्य कारण है कि वो प्रॉपर चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कई आयुर्वेद वाले। भाई इसमें क्या आप दे रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, तब वो दिक्कत आती है, तब वो उस चीज को रोकते हैं। अगर आप पूरी उसमें आइडेंटिफाई करके इंग्रेडिएंट्स पूरे उसमें मात्रा में लिखा आप होता लिख के भेजते हैं, प्रॉपर आप उस पे बिल लगा के भेजते हैं, प्रॉपर आप प्रिस्क्रिप्शन लेटर बना के भेजते हैं, तो सीधा हम रोगी तक भी मेडिसिन भेजते हैं और रोगी लेते हैं और ठीक होते हैं। और कोई भी सरकारें या कोई भी वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट है नहीं रोकती, क्योंकि वो चीज़ें। लेकिन कई बार लोग आयुर्वेद के नाम पे कोई गलत चीज़ भेज देते हैं, नाप शनाप चीज़ें भेज देते हैं। कई लोग तस्करी के माध्यम से कोई गलत चीज़ें भेज देते हैं, नशे की कोई चीज़ भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन पे तो रोक लगेगी। या आपको कोई आप चीज़ भेज रहे हैं, कोई भी संस्था है, अगर उसको यही नहीं पता इसके अंदर क्या है, तो उसको जाहिर सी बात है वो रोकेंगे। विकास जी, अक्सर देखा जाता है कि डब्बे के ऊपर बाहर इंग्रेडिएंट्स, उसमें 16 तरह के इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं कि हमने इस च्यवनप्राश में इतनी चीजें डाल रखी हैं, जब उसकी टेस्टिंग आती है उसमें मिलती जा रही है। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। कई हैं ऐसी संस्थाएं जो ऐसा काम करती हैं, लेकिन जो ट्रस्टेड संस्थाएं, मैं बार बार आपको बोलता हूं, उनके सारे प्रोडक्ट वेल टेस्टेड होते हैं, बार बार उनके ऊपर अध्ययन होता है। और जब बार बार किसी चीज़ के ऊपर अध्ययन होगा तो उसकी क्वालिटी बढ़ती है, ना कि कम होती है। अगर उसमें 16 लिखे हुए हैं तो अगली बार उसमें 17 डलेंगे, और 17 ही लिखे होंगे, 4 नहीं डलेंगे। ये एक रेपुटेटेड संस्था की जिम्मेवारी बन जाती है। खुद ही हमें लगता है कि भाई हम इन चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। कोई भी जब अपने नाम के ऊपर कोई भी संस्था काम करती है, नाम को बढ़ाने के लिए कोई संस्था काम करती है, तो मैं नहीं मानता कि वो किसी चीज़ में कटौती करेगी। क्योंकि लोग आज के दिन समृद्ध हैं हर तरह से, वो पैसा उस चीज़ के लिए खर्च कर सकते हैं। और जब कोई भी रोगी है या कोई स्वस्थ भी आदमी है, वो भी आयुर्वेद का सहारा लेता है और अधिक स्वस्थ होने के लिए, या आपने जैसे बार बार हम बात कर रहे हैं अपनी शरीर को जवान रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए, या कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है उनके लिए,
तो संस्था का भी जिम्मेवारी बनती है कि उसको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दी जाएं। यानी मैं कहूँ कि मैं अभी 100 साल तक जिंदा रहना चाहता हूँ, तो मैं क्या लाइफ स्टाइल क्या चेंज करूँ जिससे मैं फायदा हो? अपनी जो आपकी दिनचर्या है, आपका आहार है, उसमें आप बदलाव करके आप 100 साल आराम से जी सकते हैं। और आज के दिन भी हम 100 साल ही जीते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हम बॉडी एज निकालते हैं, आपने चेक की हो तो ये चीज BMI, हाँ, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी एज हम निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें 20 साल का लड़का की जो बॉडी एज है वो 60 साल हो जाती है। तो वो है तो 20 साल का, लेकिन उसने अपने जीवन के 60 साल जी लिए 20 साल की उम्र में। वो कैसे? उसका जो खान पान गलत हुआ, जो उसकी गलत दिनचर्या हुई, जो उसने मतलब अपने शरीर के ऊपर ध्यान ना दे के अनाप शनाप चीजें अपने शरीर में डालते रहे, उसके कारण से वो 20 साल की उम्र में ही 60 साल के जैसे हो गई। यानी डस्टबिन बन गया, वो गल गया। बिल्कुल। उनके पास फिर बचे 40 साल, जीतते वो भी 100 साल से हैं, उससे भी ज्यादा जी जाते हैं, लेकिन वो अपने 100 साल 20-30 साल में पूरे कर जाते हैं। कोई 40 साल में पूरा कर लेता है, कोई 50 साल में। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। आपने अपने शरीर को 100 साल ही जीवित रखना है, तो जिस साल में आप प्रवेश कर गए हैं उस साल से आप 1-2 साल कम लगने चाहिए, ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, तब आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इसमें एक और भी आता है, जब हमने खान पीन पे अपना ध्यान दे लिया, हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन ले ली, हमने अपने रसोई का सिस्टम ले लिया, घरेलू तरीके से भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन जो हवा है, वातावरण है, उसमें वो स्वस्थ कैसे रहेगा? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा भी। हर चीज़ चेंज कर देगा, वातावरण को कैसे चेंज करेगा? हाँ। तो ये पॉसिबल है। गवर्नमेंट में हम जैसे ही तो लोग हैं ना, जैसे आपने पीछे देखा लॉकडाउन लग गया, कितना हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दूर, हम एक गांव से दूसरे गांव तक के भी हमें मकान बिल्कुल बिल्कुल दिखने बिल्कुल लगे थे, या खेत बिल्कुल साफ दिखने नदियों लगे के थे। पानी साफ हो गए थे। बिल्कुल। तो ऐसी ही कोई हमें चीज लेके आने की जरूरत है समाज के लिए कि भाई जी इस दिन ट्रैफिक नहीं चलेगा, इस दिन फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। तो इन चीजों पे हम निश्चित तौर पे फिर थोड़ा सा प्रभाव डाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने वातावरण को, और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो हम देख रहे हैं, हमारी धरती का जो टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ गया है। हमारे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है। तो इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं, तभी रोक सकते हैं जब हम इन चीज़ों पर वास्तव में अमल करें। और ये कोई एक सिंगल इंसान के बस की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट की और प्लस हमारी जो हम सबकी जिम्मेदारी। हाँ, सब अपनी जिम्मेवारी समझ के अगर काम करें तो पॉसिबल है। एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्या दोनों साथ चल सकते हैं या एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं? नहीं, विरोधी बिल्कुल नहीं है। एलोपैथी आयुर्वेदिक साथ चल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर क्या है, जैसे आपने अगर आपकी एलोपैथ मेडिसिन भी चली हुई है, अगर आप सोचते हैं भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मैं चलाऊं, तो उसमें गैप की जरूरत है। दूसरा, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आयुर्वेद में आपको नहीं मिलती। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी, आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाए, तो आपको एलोपैथ में जाना पड़ेगा सर्जरी के लिए या कोई भी इंस्टेंट इलाज के लिए। फिर आपको आयुर्वेद का भी अगर आप सहारा लेना चाहते हैं जल्दी रिकवरी के लिए, आप फिर उस दौरान आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। तो हमारे पास बहुत लोग आते हैं भाई जिनका कोई लिगामेंट टूट गया है, उसको आयुर्वेद कैसे ठीक करेगा? उसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद आयुर्वेद में वो आते हैं। आयुर्वेद में उनके आने का उद्देश्य होता है रिकवरी जल्दी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आयुर्वेद रिकवरी के लिए आपके लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो दोनों चीज़ों का आप बैलेंस बना के चल सकते हैं। अगर आपने एलोपैथ का भी सहारा लिया है या लेने की सोच रहे हैं, तो आप आयुर्वेद की भी शरण में आ सकते हैं। यानी विरोधी नहीं है? नहीं, बिल्कुल विरोधी नहीं है, लेकिन बस शर्त ये है कि उन चीज़ों में आप बैलेंस बना के चलें। जी। कोई ऐसा केस आया हो कि आपने दवाई दी और वो ठीक रिकवरी कर गया? बहुत पेशेंट, एक पेशेंट हाल फिलहाल का ही है मेरे पास में, जैसे हमारा हिसार भी संस्थान है, हिसार ब्रांच में आए। वो बुजुर्ग हैं काफ़ी, और उनको पैरालाइज हुआ था, उनकी बॉडी एक साइड की काम नहीं कर रही थी, और उम्र के कारण उनके बाल भी सफ़ेद हो गए थे, स्किन भी उनका कलर जैसे ब्लैक से हो गया था लकवा लगने के बाद। उनका हमने इंटरव्यू भी डाला हुआ है, उनके बाल भी काले हो गए। अचंभे की बात हमें लगी, उनका जो रंग बिल्कुल काला पड़ गया था, उनका जो फेस डैमेज हो गई थी स्किन ऊपर से, बिल्कुल वो ऐसा हो गया कि इतना तो मैं मतलब भूरे कह लीजिए या गोरे कह लीजिए, मैं जवानी में भी नहीं था, उन्होंने खुद बताया। और जो उनकी ब्लॉकेज थी वो भी ठीक होगी, चलने फिरने भी लग गई, सारी चीज़ें ठीक हो गई। हमें भी कई बार लगता है
एक पेशेंट, एक ऐसा ही पेशेंट था मेरा, उसको व्हील चेयर पे लेके आए थे, और व्हील चेयर पे भी मतलब उसको उठा के लेके आए थे, उसमें खुद में हिम्मत नहीं थी कि वो मतलब व्हील चेयर पे भी चल सके। और 15 दिन के बाद ही मैंने उसका चमत्कार देखा कि वो पेशेंट दूसरे पेशेंट को लेके मेरे पास आया, बोला जी मैं तो ठीक हो गया। और कौन सी दवाई कारगर हुई उसके लिए? ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जी, हम उनको नॉर्मल जो भी हम औषधियाँ बस में तैयार करके देते हैं। कोई अलग से नहीं दिया कुछ ट्रीट? अलग से तो सभी को अलग से ही देते हैं, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग देते हैं, जिसको जिस चीज की नीड है वही देते हैं। एक पेशेंट था मेरा, एक डॉक्टर की मदर थी, वो 15 दिन की मेडिसिन लेके गई, वो मेरे नॉन है, उनसे मेरी रूटीन में बात भी होती रहती है। तो मैंने उनसे जैसे पूछा कि भाई माता जी का भी कैसा स्वास्थ्य है, तो उनकी भी बात मेरे को थोड़ी सी मतलब अच्छी भी लगी, मन पे ये हुआ कि खुद पे भी प्राउड हुआ। तो वो बोले कि जी माता जी तो 15 दिन की दवाई में ही बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मैं कहा जी बहुत बढ़िया है। तो मैं कहा उनको 1 महीने की तो आपने खिलानी चाहिए थी मेडिसिन। बोले जी माता जी तो ये बोली कि मैं तो आधी तो तभी ठीक हो गई थी जब उस डॉक्टर ने मेरे हाथ पकड़िया नब्ज देखी थी। अच्छा। हाँ, और आधी 15 दिन की दवाई में ठीक होगी। बोला जी जरूरत ही नहीं है, वास्तव में वो ठीक हो गई, कोई मजाक में नहीं, उन्होंने बोला वास्तव में बिल्कुल ठीक हो गई। तो ऐसा हमें कई बार लगता है पेशेंटों के साथ, मतलब हमारे अनुभव होते हैं, और ऐसे अनुभव हमारे डेली के हैं, ये नहीं कि एक अनुभव है, ऐसे खुद अनुभव पेशेंट्स ने खुद शेयर किए हैं। हमने हजारों हजार वीडियो पेशेंट के अनुभव की बनाई हुई है, और कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये तो सभी की वीडियो बनाते हैं, कई लोगों के कई पेशेंटों हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं, उनसे व्यूज ले रहे हैं, ये अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। हम जो पेशेंट खुद आके बोलता है भाई जी मेरा ये अनुभव आया जी, मेरी वीडियो डालो बना के। अच्छा। और 1-2 बार 3-4 बार भी जो पेशेंट बोलता है तब जाके हम वीडियो बनाते हैं। ना यहाँ किसी की हम आते ही कोई वीडियो बनाते, ना किसी की बिना अनुमति के वीडियो बनाते। पेशेंट के बार बार बोलने पे, खुद बोलने पे हम उसकी वीडियो डालते हैं। ऐसे तो हमारे पास लाखों पेशेंट आते हैं, लेकिन हमने हजारों पेशेंटों की वीडियो बनाई है। हमने लाखों करोड़ों पेशेंटों की वीडियो नहीं बनाई। तो ऐसा नहीं है, पेशेंटों से पहले पूछ के उनसे डिस्कस करके कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि जी मेरी बिना अनुमति के कोई वीडियो बनाई। यानी अनुभव साझा कर रहे हैं बस। हाँ, वो अपना अनुभव साझा करते हैं जब उनकी इच्छा होती है। और कभी भी कोई भी प्राइवेट अगर कोई मेडिसिन लेने आता है, प्राइवेट चीज के लिए मतलब मेडिसिन लेने आता है, प्राइवेट बीमारी है, उसको समझने वाले समझते हैं, उनकी हम कभी भी वीडियो नहीं डालते, ना कोई उनका फोटो डालते। तो विकास जी कोई ऐसा प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते अब आता है कोई ऐसा केस जिसमें आपने पूरे एफर्ट्स, आपने और आपकी पूरी टीम ने एफर्ट्स डाले हो, लेकिन रिकवरी संभव नहीं हो पाई हो? देखिए ऐसा कोई हमारे आज तक तो हमारे पास ऐसा केस नहीं आया कि हमने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हों और रिकवरी संभव नहीं हो पाई हो। हाँ, ऐसा होता है कई बार कि पेशेंट ये सोचता है जी एक ही दिन में रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा। आयुर्वेद पे विश्वास करके अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा समय आपने आयुर्वेद को देना पड़ेगा। ऐसा जैसे आपने पूछी, कई बार पेशेंट ये होता है कि मैं तो 2 दिन हो गए दवाई खाते, मेरे तो आराम नहीं लगे। हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ हमें भी फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट करती है, क्योंकि ये चीज़ें आपको 2 दिन में ठीक नहीं कर सकती। ऐसा कोई भी जादू मंत्र नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये जादू मंत्र से कम भी नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो बिल्कुल 100% आपको ठीक करने का काम करती हैं ये चीज़ें। दुनिया में सिर्फ आयुर्वेद ही बचे तो सबसे पहले कौन सी बीमारी खत्म होगी? सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी जी, कोई बीमारी ये नहीं रहेगी अगर आयुर्वेद, आप प्रॉपर आयुर्वेद ही रहे धरती पे। यही क्वेश्चन है आपका जी, तो कोई बीमारी ही नहीं रहेगी जी, बिल्कुल सारी बीमारियां श्योर है, बिल्कुल 100% श्योर है। एक ऐसी चीज बताए जो लोग जो है हर रोज खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से उसे अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जी ऐसी तो जो हम रोज खाते हैं, एक आध जो भी आपकी नजर में हो। जैसे हम चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेद के हिसाब से, क्या आपको भी पता, लोग जो देख रहे हैं उनको भी पता ये गलत है, लेकिन हम रूटीन में ये चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं। या कोई भी प्रोसेस फूड खाते हैं, पैकेट बंद कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं। और मेरे हिसाब से किसी की लाइफ भी ऐसी नहीं होगी, दिन में एक बार तो पैकेट बंद चीज वो जरूर खाता होगा। उसमें जो प्रिजर्वेटिव डलते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को खराब करते हैं, तो उन चीजों से आपने बचना है। तो आयुर्वेद इन चीजों के खिलाफ है कि आप प्रोसेस फूड ना खाएं, पैकेट बंद चीजें ना खाएं, तली मिर्च मसाले वाली चीजें ज्यादा ना खाएं, और अल्कोहल का सेवन ना करें। तो बड़ी इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा इन चीजों से। अगर हर आदमी आयुर्वेद की तरफ हो गया तो इन चीजों को कौन लेगा? इंडस्ट्रियां भी उसके माध्यम से उन चीजों को मतलब तैयार करना शुरू कर देंगी। अब आप देख रहे हैं
पीछे जैसे हम पूछते थे भाई मतलब ये एक ऐड भी चली थी कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। हाँ। पहले जो कंपनियां उस चीज़ को अवॉइड करती थी, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके शरीर को ख़राब कर देगी, नमक आपके दांतों को ख़राब कर देगा, ये वो। जब उनको समाज को जिस चीज़ की नॉलेज होती है, फिर उनकी मजबूरी भी बन जाता है कंपनियों की, और उनको पता भी होता है भाई ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेगी, तो कंपनियां भी सेक्टर में आ जाएंगी। कोई ऐसी बात नहीं है। विकास जी, नॉन वेज और प्योर वेज आयुर्वेद में सच्चाई क्या है? आयुर्वेद कभी भी नॉन वेज को तो बढ़ावा देता ही नहीं। नॉन वेज तो कहीं ना कहीं देखिए, जब पेट भर सकती हैं 2 रोटियां तो क्यों खानी बेजुबानों की बोटियां। तो वो भी तो कहीं ना कहीं जीव है। आयुर्वेद तो हमेशा प्राकृतिक चीज़ों पर आपको निर्भर रहने के लिए बोलती है, और आप कभी भी कोई जीव हत्या ना करें, जीव का मांस ना खाएं, जीव को ना खाएं। आयुर्वेद तो हमेशा से इन चीज़ों के खिलाफ है। प्योर वेज को ही आयुर्वेद बढ़ावा देती है, जो आपका क्वेश्चन है। दही, चीनी, दूध, नमक कॉम्बिनेशन सच में जहर है? बिल्कुल। आप देखते हैं कितने रोगी हैं जो इन चीज़ों का उपयोग करते हैं और वो बीमार होते हैं। और चीनी तो वास्तव में ही जहर है। बहुत सारे घरों में तो चीनी का उपयोग ही बंद हो गया है। देख रहे हैं, देसी खांड है या अन्य चीज़ों से, गुड़ शक्कर है, उसके माध्यम से वो काम कर रहे हैं। मार्केट कहीं ना कहीं चीनी की, अभी कमर्शियल मार्केट में तो चीनी बची है। कोई बड़ा इवेंट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं लोग, अब वहाँ भी अवॉइड करने लगे हैं चीनी को। सबसे पावरफुल रसायन क्या है? सबसे पावरफुल जो आप खुद भी लेते हैं, सच बताना। ये आपने भी पूछा है, च्यवनप्राश है, तो सबसे पावरफुल रसायन च्यवनप्राश ही है। शिलाजीत है, च्यवनप्राश है, जो विकास जी खुद ले रहे हैं। मैं तो देखिए कोई प्रॉपर, मैं अभी आपको ये कोई बेचने के माध्यम से या कोई नहीं, बेचने के माध्यम नहीं, बॉडी को अपने एक्टिव रखने के लिए। बिल्कुल, मैं च्यवनप्राश भी लेता हूँ, अपना खुद तैयार किया हुआ, अपनी औषधियाँ भस्में जो हम तैयार करते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, जो मेरी बॉडी की वास्तव में नीड है, बिल्कुल वो चीजें मैं लेता हूँ। बिल्कुल वास्तव में लेता हूँ। और जो लोग मेरे को जानने वाले उनको पता भी है जी। कई बार हम यहाँ बैठे होते हैं संस्थान में, तब भी लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम कंटिन्यू लेते हैं। जब भी हमें कोई नीड होती है और किसी चीज़ की बॉडी में हमें लगता है भी ये चीज़ लेनी चाहिए, और प्रॉपर वो पूरा कोर्स करके फिर हम उसको बंद भी कर देते हैं। जी। ओम आयुर्वेदा लोगों को आयुर्वेद से जुड़ने के लिए क्या पहल कर रहा है? फ्यूचर का कोई बड़ा प्लान? देखिए, हम सरकार के साथ मिलके भी, जैसे हमने पीछे हरियाणा पुलिस के साथ मिलके नशा मुक्ति अभियान में उनका साथ दिया। हम चाहते हैं कि जो युवा है वो खराब ना हो, नशे पते की तरफ ना जाएं, केमिकल स्टोर से बचें। पंजाब के इतने युवा साथी हमारे पास आते हैं जिन्होंने केमिकल स्टोर से, जिनकी बॉडी खराब हो गई, जिनको कोई दिक्कतें आ गई शरीर में। अभी हमारा कई बार जो केमिकल स्टोर बेचने वाले हैं लोग हैं, उनको हमारी ये बातें कई बार बुरी लगती है, भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, आप खुद जो चीज़ नहीं खा सकते, जो चीज़ आप खुद अपनी बॉडी में नहीं डाल सकते, अपने बच्चों के शरीर में नहीं डाल सकते, वो चीज़ आप दूसरों के बच्चों के शरीर में, दूसरों के शरीर में क्यों डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा क्वेश्चन हमेशा उनके साथ यही होता है। जो चीज़ हम यहाँ आयुर्वेदा, ओम आयुर्वेदा में बेचते हैं, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, हम अपने घर के सबसे छोटे बच्चे से लेके और सबसे बड़े बुजुर्ग तक और युवा सभी को हम वो चीज़ खिला सकते हैं। उनका कोई साइड इफेक्ट, नुकसान है ही नहीं। जब हमारे अंदर ही कैपेसिटी नहीं है कोई चीज़ खाने की और हम दूसरे को वो चीज़ बेच रहे हैं, तो हम गलत है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम वो चीज़ खुद भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, अपने घर के बुजुर्गों को भी खिला सकते हैं, उस चीज़ के बारे में पूरी रिसर्च, पूरी अनुभव के बाद, तो कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट हैं उस चीज़ के प्रति। तो हमारा विश्वास है उस चीज़ के प्रति, तभी हम वो चीज़ दूसरे को देते हैं। फ्यूचर में क्या नया करने वाले हैं? फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने वाले हैं। कोई एक वाक्य साझा करना चाहते हो? अभी योगग्राम की शुरुआत कर दी है और बहुत बड़ा योगग्राम सफीदों और जींद के आसपास हम तैयार करना भी शुरू कर दिया है, और वो लेके आने वाले हैं फ्यूचर के लिए। और आपके माध्यम से एक बात और मैं बता देता हूँ वीरवाल जी, आपने हमारी देखा होगा, रसोई भी देखी होगी संस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल। ओम आयुर्वेद एकमात्र ऐसा संस्थान है, मैं मानता हूँ पूरे विश्व में, भाई पेशेंटों को तो आप देखा होगा, आपने खाना खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओम आयुर्वेद निःशुल्क पेशेंटों के साथ भी, जो अटेंडेंट आते हैं उनके साथ, जो उनके परिवार वाले आते हैं, उनको भी निःशुल्क खाना देता है, पेशेंट को भी निःशुल्क खाना देता है, और पेशेंट की इच्छा अनुसार खाना देते हैं निःशुल्क। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रहने की, ठहरने की सुविधा निःशुल्क देते हैं। देखिए, कोई जेब भरना, अपना पैसा कमाना, ये आपका उद्देश्य जब तक रहेगा, जब तक आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते,
क्योंकि ये जीवन आप लोगों को एक बार मिला है, ये जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपकी यादें हैं, जो आपने समाज के लिए जो काम किए हैं, वो जीवन भर याद रहेंगे। तो मेरा मानना है, ये लोग जो देख रहे हैं इस बारे में रिसर्च करके बता भी सकते हैं, कोई भी धरती पे पूरे विश्व में ऐसा संस्थान दूसरा नहीं है जो प्राइवेट संस्थान हो और जो रोगियों को भी खाना निःशुल्क दे और रोगियों के साथ आने वाले उनके अटेंडेंट को भी खाना निःशुल्क दे। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, रोगी मेडिसिन ले ना ले उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कोई मेडिसिन लेने आया है, नहीं लेने आया है, कोई खाली पूछने आया है, उनके लिए भी निःशुल्क खाने की व्यवस्था और उनके साथ आए हुए लोगों के लिए भी सात्विक साफ सुथरा भोजन बिल्कुल निःशुल्क हम उनको खिलाते हैं। और ये गुरु नानक जी के चिन्ह कदमों पर हम, वैसे तो उनके चरणों की धूल मात्र भी हम नहीं है, लेकिन उनसे हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें समाज सेवा करनी चाहिए, लोगों को खाना खिलाना चाहिए। जब कोई भी आपके पास भूखा प्यासा कोई व्यक्ति आता है तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि जब आप अपने परिवार के लिए, हर इंसान वही 2 रोटियां खाने के लिए दिन रात भटकता है, दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, और जब आप सक्षम हैं किसी को खिलाने में तो आपने खिलाना भी चाहिए। जी जी जी। तो विकास जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और आपके सभी दर्शकों का। जोगिंदर वीरवाल जी, आप ओम आयुर्वेदा संस्थान पे आए, आपने अपने भी अनुभव साझा किए, अपने क्वेश्चन पूछे। अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में किसी को कोई त्रुटि लगती है, कोई डाउट लगता है, या किसी और भी साथी का कोई क्वेश्चन है जो हमसे पूछना चाहता है, हमारे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके भी आप पूछ सकते हैं। या कोई रोगी है जो अपना उपचार करवाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से उनको कोई बीमारी है, कोई भी वो मेडिसिन लेना चाहते हैं, ओम आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। या नॉर्मल आप हमसे आके मिलना चाहते हैं, एक और आपके माध्यम से मैं बात बता देना चाहता हूँ, ओम आयुर्वेदा में ओपीडी भी बिल्कुल फ्री है, यानी कंसल्ट फीस नहीं है। कंसल्ट फीस नहीं है। चाहे आप हमारा 1 घंटा लीजिए, 2 घंटे लीजिए, आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक आप बैठे रहिए, जाइए मत, बिल्कुल आपको संतुष्ट करके भेजेंगे हर तरीके से। कोई भी कंसल्ट फीस ओम आयुर्वेदा नहीं लेता। ओपीडी का कोई भी आप आइए, दिखाइए, अपने अनुभव साझा कीजिए, अपनी बीमारी के बारे में बताइए, कोई भी आपका फीस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपको और आपके सभी दर्शकों को जो ओम आयुर्वेदा के जिन्होंने विचार सुने, इतने लंबे समय से जुड़े। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।